Okay, see, we have started with a new chapter, investment function, and I think this is your seventh chapter. Let me see. And then till the previous chapter, that was consumption function, I have shared the notes, PDF, PPT, PDF, and the recorded lecture in your Google Classroom. हाँ, थोड़ा देखा करो तुम लोग को अगर कुछ डाउट आता है तो उसके थ्रू जाया करो एक बार. And then now we are starting with the chapter number 7, investment function. And while studying the investment function chapter, we have to understand the concept like what exactly the capital here and the इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है करके. बट स्टिल वंस अगेन वी विल गोइंग टू हैव द रिवीजन व्हाट एग्जैक्टली द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, ठीक, एक मिनट जस्ट होल्ड द. Okay, see here, capital and investment. In ordinary parlance, investment means to buy shares, stock, bonds, and security which already exist in the stock market. But this is not the real investment because it is simply a transfer of existing assets. Hence, this is called financial investment, which does not affect the aggregate spending. In Keynesian terminology, investment refers to the real investment which adds to the capital equipment. So, according to Keynes, what exactly the capital and what exactly the investment they are saying कि अगर तुम लोग कुछ खरीदते हो जो ऑलरेडी मार्केट में है और आप उसको परचेज करते हो, so that we can say it as a that we can say कि चलो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया तुम लोगों ने. लेकिन अगर मार्केट में कुछ नया कमोडिटी आया, कुछ नया प्रोडक्ट आया, तो जो वो क्या होता है कि नया कमोडिटी नया प्रोडक्ट आना मतलब वहां पे कैपिटल ऐड हो जाना. And when we are adding this kind of a capital and into that if you are investing the money, then they are saying कि वहां पे तुम्हारा रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है. जैसे और एक बात की, जैसे पर्सनल वे पे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर लेते हैं, तो पहले मेरे पास एक घर था. अभी मैंने क्या किया कि वो एक घर तो है मेरे पास में, तो मुझे अभी सेकंड घर खरीदना है. तो सेकंड घर खरीदना है तो मैं अगर जो मेरा पहले वाला घर है उसको बेच के मैं सेकंड घर खरीद रही हूँ, so that I cannot say as a investment or the real investment, क्योंकि वहां पे कुछ मेरे असेट में मेरे कैपिटल में कुछ वहां पे ऐड ही नहीं हुआ. लेकिन अगर मैं पहले वाला घर रखते हुए भी दूसरा वाला घर खरीदती हूँ, सो देर आई कैन से कि यस आई हैव डन द रियल इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में रियल इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है कि रियल इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ एडिशन हम लोग करते हैं, वी आर एडिंग सम कैपिटल. So that time we can say that we have done with the real investment. Okay. So it leads to increase in the level of income and production by increasing the production and purchase of capital goods. मतलब जो भी कैपिटल गुड्स है उसके अंदर इंक्रीज होना चाहिए. सेम थिंग को हम लोग को फिर से सर्कुलेट नहीं करना चाहिए. दैट वी हैव टू इंक्रीज इन दैट इकोनॉमी शुड हैव इंक्रीज इन द इनटू द कैपिटल गुड्स. मतलब प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए. दैट वी कैन से investment does include new plant and the equipment, construction of the public works like dams, roads, building, etc. ये उन्होंने पूरा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं वो लोग, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. Net foreign investment, inventory and stocks and the shares of new companies. In the words of John Robinson, by investment is meant an addition to the capital such as occurs when a new house is built or a new factory is built. Investment means making an addition to the stock of goods in existence. तो क्या डिफरेंस समझा स्टूडेंट आपको यहाँ पे. कैपिटल सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन अगर हम लोग सेम कैपिटल को जो अवेलेबल कैपिटल है उसके अंदर ही जब हम लोग पैसा डालते हैं, सो दैट वी कैन से एज अ इन्वेस्टमेंट ओनली. बट रियल इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाएगा कि कुछ नया एडिशन कैपिटल वहां पे हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके अंदर पैसा डालते हैं, सो दैट टाइम वी कैन से इट्स अ रियल इन्वेस्टमेंट. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट योर रियल इन्वेस्टमेंट. देन तुम्हारा सेकेंड है कैपिटल. कैपिटल ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द रियल असेट like factories, plant, equipment, and inventories of finished and the semi-finished goods. It is any previously produced input that can be used in the production process to produce other goods. The amount of capital available in an economy is the stock of capital. Thus, capital is a stock concept. मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रोडक्शन में अगर हम लोग कुछ नया रॉ मटेरियल्स को वहाँ पे एडिशन करते हैं, कुछ नया चीज हम लोग वहाँ पे इन्वेंटरी लेके आते हैं, सो दैट टाइम वी कैन से कि इट हैज बीन एडेड, और वो सब चीजों को हम लोग
प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन हो जाता है, सो इट मीन्स व्हाट, वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में हो जाता है। सो जनरली दे आर सेइंग दैट द कैपिटल इज बेसिकली द स्टॉक कॉन्सेप्ट, उन्होंने कैपिटल को वापस स्टॉक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टू बी मोर प्रिसाइज, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ रियल कैपिटल असेट ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ अ टाइम। अभी आप लोग मुझे बताओ कि कैपिटल एंड द रियल कैपिटल क्या डिफरेंसेस रहेगा दोनों में। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट एंड द रियल इन्वेस्टमेंट, ये आपको मैंने बताया। अभी आप लोग Capital मुझे बताओ means कि existing. कैपिटल एंड रियल रियल कैपिटल मतलब। Capital means existing, and new capital means addition of new investment Yes, very good. opportunities. Addition of some new raw material, we can say new plant, new equipment, so that we can say as a addition one. So जब हम लोग जब ये stock में जब addition करते हैं, so that time we can say it as a real capital. Okay. So to illustrate, suppose the capital asset of a firm on 31st March 2004 are rupees 100 crore, and it invests at the rate of rupees 10 crore during the year 2004-5. At the end of the next year, 31st March 2005, its total capital will be rupees 110 crore. Symbolically, let I be the investment, K be the capital in a year, T then uh, K be the capital in year T. In year T मतलब T मतलब हम लोग टाइम ले रहे, देन आई टी इक्वल टू के टी माइनस वन, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आई के बारे में बात करें हम लोग, यहाँ पे मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो डिपेंड होता है तुम्हारे कैपिटल के ऊपर कि आपने कैपिटल के फॉर्म में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। सो टी स्टैंड फॉर योर करंट ईयर, टी माइनस वन स्टैंड फॉर योर प्रीवियस ईयर। सो करंट ईयर में इट शोज अराउंड 110 करोड़, और प्रीवियस ईयर में इट शोज 100 करोड़, के टी माइनस वन में। तो मतलब आप लोगों का जो अभी ये साल का इन्वेस्टमेंट है, इट इज ऑलमोस्ट 10 करोड़ का आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है करके। और ये कैसे पता चला, दैट वी आर कम टू नो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, कि हम लोगों ने कितने अमाउंट का नया कैपिटल एक्चुअली ऐड किया है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन से कि हम लोगों ने इतना नया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी इस टाइम पे किया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट का Yes, कनेक्शन समझ में आ रहा yes, है ma'am. आपको? Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, okay. See, capital and Yes, ma'am. investment are related to each other through the net investment. Gross investment is the total amount spent on new capital asset in a year. But some capital stock wears out every year and is used up for depreciation and obsolescence. तो उन्होंने क्या कहा है कि कैपिटल तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो जो स्टॉक कॉन्सेप्ट वाला रहेगा, मतलब शायद वो वाला जो स्टॉक अवेलेबल रहेगा, वो मैंने पहले यूज नहीं किया रहेगा लेकिन मैं अभी यूज कर रही हूँ, या फिर मैंने पहले यूज किया रहेगा अभी मैं फिर से उसको यूज कर रही हूँ, लेकिन ये साल में यूज करने के वजह से वहां पे डिप्रिसिएशन भी आ जाता है। तो उन्होंने कहा है कि सपोज इफ यू रियली वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली द नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब एकदम एग्जैक्टली आपको निकालना है कि मेरा कितना बराबर से इन्वेस्टमेंट मैंने ये साल में किया है, तो आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन को भी कट करना पड़ेगा। उसका जो भी चार्जेस है उसको डिडक्ट करोगे, देन ओनली यू विल कम टू नो कि हाउ मच इज द एग्जैक्टली नेट इन्वेस्टमेंट आई हैव डन। मतलब तुम्हारे पास एक मशीनरी है, वो मशीनरी को आपको, मशीनरी भले ही रहेगा 1 करोड़ का, लेकिन उसको रिपेयर नेक्स्ट ईयर में रिपेयर करने के लिए आपको वहां पे 10 लाख का खर्चा आ गया सपोज, तो वो 10 लाख भी वहां से डिडक्ट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। देन ओनली यू विल कम टू नो दैट हाउ मच इज द रियल इन्वेस्टमेंट यू हैव डन। ओके। सो अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या डिडक्ट करना पड़ेगा? टेल मी हियर व्हाट वी हैव टू डिडक्ट। Depreciation. डेप्रिसिएशन को हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग को रियल इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली कितना है वो समझ में आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल डिप्रिसिएशन, देन द नेट इन्वेस्टमेंट इज जीरो। ठीक है, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और अपना डिप्रिसिएशन ऑलमोस्ट इक्वल आता है तो हम लोग कहते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जीरो ही हो चुका है, एंड देर इज नो एडिशन इन द इकोनॉमिक्स कैपिटल स्टॉक। इफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट्स लेस देन द डिप्रिसिएशन, सो देर इज डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब भले तुम लोगों ने कुछ नया चीज खरीदा रहेगा लेकिन डिप्रिसिएशन के अंदर ही तुम्हारा उससे ज्यादा पैसा खर्च हुआ रहेगा। So what we can say, there is no investment, there is actually disinvestment in the economy. And the next one here क्या दिया है यहाँ पे,
and the capital stock, हाँ. Thus, for an increase in the real capital stock of the economy, gross investment must exceed depreciation. So there should be net investment. मतलब उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखना चाहिए, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया वो पॉजिटिव में आना चाहिए, तो आपका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर विद द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. देन वी कैन से कि ये साल में कुछ रियल इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया है. अदरवाइज भले आप लोग कहने के लिए कुछ नया प्रॉपर्टी लेके आओगे, कुछ नया चीज खरीदोगे, लेकिन उसको रिपेयरिंग करने के लिए ही बहुत ज़्यादा खर्चा अगर हो जाता है, तो जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना कैपिटल ऐड हुआ, उसके ऊपर अगर खर्चा भी ज़्यादा होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता. जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि सबको पता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स हमेशा बेनिफिशियल रहते हैं. सो आप लोगों ने सपोज एक प्रॉपर्टी लिया, 1 BHK खरीदा आप लोगों ने 50 लाख में, ठीक है. 50 लाख में 1 BHK खरीदा और आपको पता चला कि नहीं अगर घर को थोड़ा रिपेयर करेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट पे वो चला जाता है. तो ज़्यादा कॉस्ट पे चला जाएगा मतलब कितने में जाएगा, सो इट विल गो अराउंड 55 लाख to 60 लाख, अगर वही घर को आप अच्छे से रिपेयर करके सेल करोगे तो आपने रिपेयरिंग के लिए निकाला. रिपेयरिंग का वो 50 लाख का तो आपने घर खरीदा, लेकिन रिपेयरिंग करते करते ही आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख का खर्चा आया. और आप लोगों ने भले वहाँ पे नाम के लिए बोला कि नहीं मैं 60 लाख को ही सेल करने वाला हूँ, लेकिन आपको कस्टमर ही नहीं मिल रहा है एंड यू आर सेलिंग इट एज 55 लाख. तो कहने के लिए जैसे ऐसा रहेगा कि अरे 50 लाख में खरीदा हुआ अगर 55 लाख में चला गया एक साल में, लेकिन वो एक साल में आपने उसको रिपेयरिंग करने के लिए, उसका मेंटेनेंस भरने के लिए जो भी आपने खर्चा किया अगर उसको काउंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग शायद 55 लाख भी आपके लिए लॉस में ही रहेगा. ओके, सो दैट वे वी शुड एबल टू कैलकुलेट द रियल इन्वेस्टमेंट कि एक्चुअल में हम लोगों ने रियल इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं. मतलब जितना हम लोग खर्चा करते हैं उससे कुछ नया चीज़ के लिए उससे ज़्यादा अपने पास इनकम आना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट वी हैव डन द रियल इन्वेस्टमेंट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना आपको रियल क्या है? Yes, ma'am. सी, नाउ विल स्टार्ट विद द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट रहते हैं? एक मिनट. 4 5 6. ओके, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट वन ईयर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. रियल इन्वेस्टमेंट में बी इंड्यूस. इन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज अ प्रॉफिट और इनकम मोटिवेटेड. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या रहता है कि हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉफिट और इनकम अर्निंग. Factors like prices, then wages, and the interest changes which affect profit influence induce investment. तो तुम्हारा प्रॉफिट और इनकम के लिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? जैसे प्राइजेस अफेक्ट कर सकते हैं, वेजेस अफेक्ट कर सकता है, इंटरेस्ट अफेक्ट कर सकता है. ओके, सिमिलरली डिमांड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस इट. when income increases, consumption demand also increases, and to meet this, investment increases. In the ultimate analysis, induced investment is a function of income. It is income elastic, it increases or decreases with the rise or the fall in income as shown in the figure. उन्होंने क्या कहा है कि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये उसके पीछे हमारा एक ही मोटिव रहता है कि वी हैव टू अर्न द प्रॉफिट, वी हैव टू अर्न द इनकम. रुको एक मिनट, कोई तो बात कर रहा है. वी हैव टू अर्न द प्रॉफिट और वी हैव टू अर्न द इनकम. अरे फिर भी आवाज आ रहा है, रुको एक मिनट. हम्म, ओके. लेकिन जो भी हम ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं प्रॉफिट एंड इनकम है, लेकिन जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है दैट इज योर इनकम. तुम्हारा जितना इनकम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो. सेम वे जैसे मैंने आपको एक हाउस घर खरीदने वाला एग्जांपल दिया, तो घर खरीदने के लिए ऑब्वियसली किसी के पास 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया एक साथ तो नहीं रहेगा. so for that reason they need to buy it from they need to buy the loan from the बैंक. लेकिन वो लोन का ईएमआई भी भरना पड़ेगा, तो वो आपका वो ईएमआई भरने का एलिजिबिलिटी आप कैसे निकालोगे? सो दैट विल बी डिपेंड अपॉन योर सैलरी, योर इनकम. आपके पास इनकम कितना आता है, इज इट अफोर्डेबल फॉर यू टू पे दैट मंथली ईएमआई और नॉट? तो सब कुछ मतलब जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लानिंग करते हैं दैट एवरीथिंग विल बी डिपेंड अपॉन द इनकम. therefore induced investment is considered as the income elastic. it is totally depend on the income of the consumer. लेकिन हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे,
हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि कोई भी इकोनॉमी या कोई भी प्रोड्यूसर जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके इनकम के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो उन्होंने ये एक डायग्राम के फॉर्म में बताया है। I1 so this one ये वाला थोड़ा सा blurred है डायग्राम आई थिंक। देखो ये I1 ओके। I1 is the investment curve which shows induced investment at various levels of income, जैसे Y1 Y2 Y3, these are the various level of income। induced investment is zero at OY1 income। यहाँ पे जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो जीरो है OY1 इनकम लेवल तक। कैन यू टेल मी हियर ऐसे क्यों हुआ रहेगा कि वहां पे इनकम तो OY1 है फिर भी इन्वेस्टमेंट जीरो रहेगा? क्यों हुआ रहेगा ऐसा स्टूडेंट, क्या लगता है आपको? एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। increase in हाँ बोलो। increase in expenditure, हाँ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, लेकिन ये एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होता रहेगा? consumers यस। consumer product। हाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लेवल तक क्या होता है, हमारा जो भी खर्चा जो भी इनकम अपना बढ़ा हुआ है दैट ऑल इनकम वी आर यूजिंग इट ऑन द कंजम्पशन। तो इसके लिए हम हमारे पास कुछ सेविंग ही नहीं हो रहा है। सेविंग ही नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? सो देयरफॉर एट OY1 इनकम लेवल ऑल्सो वी आर इन्वेस्टिंग द जीरो अमाउंट। ठीक है। when income rises to OY2 और we can say the OY3 उन्होंने दिया है, चलो। when income rises to OY3 induced investment is I3। अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे इंक्रीज हुआ दिख रहा है। इट इज I3Y3। हाँ I3Y3A। व्हाट इज दैट A हियर? हाँ I3Y3A। नहीं नहीं अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। I3Y3। A fall in income to OY2 also reduces the investment to I2Y2। यहाँ पे सिंपल वे में उन्होंने बताया। देखो ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ना, इसको अगर हम लोग कंजम्पशन कर्व के साथ एक्सप्लेन करते तो और ज्यादा तुम लोग को इजीली समझ में आता। ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट या इनकम के बारे में बात करेंगे। एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम जैसे कि OY1 तक कंज्यूमर कंजम्पशन के ऊपर ही पैसा खर्चा है तो भले उसका इनकम बढ़ता है लेकिन सेविंग नहीं है करके वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन OY1 लेवल के बाद में उसका जो इनकम है वो इंक्रीज होता जाता है। तो उसके पास वो एबिलिटी होता है कि वो कंजम्पशन पे पैसा खर्च करने के बाद भी उसका कुछ पैसा सेविंग होता है एंड देयरफॉर दैट सेविंग अमाउंट ही कैन इन्वेस्ट। तो जैसे उसका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। या फिर हम लोग अदर वे में ले सकते हैं कि जैसे उसका इनकम कम होता जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट भी कम होता जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट द डायग्राम? ये समझा आपको? यस और Yes, ma'am. Yes, ओके। नेक्स्ट ईयर induced investment may be further divided into average propensity to invest and the marginal propensity to invest। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। एक सिंपल वर्ड में ध्यान करो, मार्जिनल मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि एडिशनल बोलते हैं एंड एवरेज मतलब हम लोग बोलते हैं कि पर यूनिट। टोटल में टोटल को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो पर यूनिट में कैसा रहता है? एक सिंपल अगर आपको मुझे एग्जांपल देना है, कौन बात कर रहा है? दर्शना। ओके। अगर मुझे आपको सिंपल एग्जांपल देना है कि एक प्रोड्यूसर को टोटल प्रोडक्शन करने के लिए उसने 10 कमोडिटी बनाया और 10 कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए उसको टोटल 100 रुपए का खर्चा आया। क्या मेरे तरफ से आवाज खराब है, किसी और की तरफ से आवाज खराब है? हाँ ओके। सी एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको डिफरेंस से समझाने के लिए, व्हाट इज एवरेज एंड व्हाट इज मार्जिनल। ओके। एवरेज मतलब पर यूनिट, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट। ठीक है, ये ध्यान में दो। एक एग्जांपल है कि एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को 10 कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसका टोटल खर्चा आया 100 रुपीज का। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि उसको एक कमोडिटी के लिए, एक कमोडिटी बनाने के लिए फिर कितना खर्चा आया रहेगा? 10 कमोडिटी बनाया और टोटल खर्चा आया 100, तो उसको एक कमोडिटी बनाने के लिए कितना खर्चा आया रहेगा स्टूडेंट? 10 रुपीज। ठीक है। तो and जब हम लोग टोटल खर्चे में से एक का वैल्यू निकालते हैं, एक का खर्चा निकालते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पर यूनिट हम लोग निकालते हैं, तो उसको कहा जाता है एवरेज कितना आया एक के ऊपर एवरेज। ठीक है, सो दैट इज एवरेज। और अगर मैं मार्जिनल की बात करूंगी यहाँ पे, तो मार्जिनल के लिए अगर मुझे एग्जाम्पल देना है देन वी कैन से
कि उस 10 कमोडिटी एक प्रोड्यूसर ने बनाया और 10 कमोडिटी बनाते बनाते उसको टोटल खर्चा आया 100 रुपीज का। लेकिन जब उसने 11वां कमोडिटी प्रोड्यूस किया तो उसका टोटल खर्चा हुआ 105। तो मुझे अभी बताओ यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, फिर मतलब एडिशनल कॉस्ट कितना हुआ एडिशनल कमोडिटी के? 5 रुपीज। 5, 5 रुपीज। है ना। तो वहाँ पे 5 रुपीज विल बी द एडिशनल। सो द एडिशनल को कहा जाता है मार्जिनल। कि जब हम टोटल खर्चे में से कुछ एक मतलब टोटल प्रोडक्शन में से अगर हम लोग कुछ एडिशनल कमोडिटी बनाते हैं तो उसके लिए कितना एडिशनल खर्चा आता है, सो दैट एडिशनल विल बी कंसिडर एज अ मार्जिनल। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड द मार्जिनल हियर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। अभी प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी मतलब रेशियो, उसको हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनकम इलास्टिक रहता है कि जितना लोगों का इनकम रहेगा उसके अकॉर्डिंग लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट मतलब क्या कि तुम्हारा रेशियो क्या है, रेशियो टू द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इनकम। मतलब इन्वेस्टमेंट आप इनकम के अकॉर्डिंग कितना करते हैं, दैट इज व्हाट योर प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। So it is the ratio of investment to income, that is I divided by Y. If the income is rupees 40 crores and the investment is rupees 4 crore, ध्यान दो स्टूडेंट, आप लोग को ये मुझे समझाना है कि ये कैसे हुआ करके। जैसे इनकम है 40 करोड़ का और उसने इन्वेस्टमेंट किया है 4 करोड़ का। सो यहाँ पे रेशियो कितना आया उनका? 0.1 का आया। समझ में आ रहा है कैसे? यस और नो? एबल टू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. है ना। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 40 करके 0.1 आया आंसर। इन टर्म्स ऑफ द फिगर द एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट एट OY3 इनकम लेवल इज I3Y। ये वाला उन्होंने डायग्राम के फॉर्म में बताया है। ओके, सो दिस इज I3Y3, हाँ, I3Y3 डिवाइडेड बाय OY3, ये उन्होंने कहा है। सो वहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट हो चुका है 0.1। when we have to talk about the marginal propensity to invest, so it is the ratio of change in investment to the change in income। मतलब तुम्हारा इनकम कितना चेंज हुआ और उसके वजह से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हुआ। so when we are talking about the change in investment or to the change in income, it is called as marginal one। okay, so again if the change in investment is rupees 2 crore and the change in income is rupees 10 crore, देखो पहले तुम्हारा था इनकम 40 करोड़ का, अभी उन्होंने कहा है कि चेंज इन इनकम इज 10 करोड़, मतलब 50 करोड़ हो गया वहां पे। और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था 4 करोड़ का, लेकिन इनकम 10 करोड़ बढ़ने बढ़ने की वजह से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वहां पे हो चुका है 6 करोड़ का। दैट पे वी कैन से है। तो अगर लेकिन तुम लोग को जब मार्जिनल निकालना है तो वहां पे आप लोग क्या करोगे? जितना चेंज इन इन्वेस्टमेंट था 2 करोड़, उसको आप लोग डिवाइड करोगे चेंज इन इनकम के साथ, दैट इज 10 करोड़। सो 10 2 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 0. 0.2. Okay, so this is what the average propensity to invest and the marginal propensity to invest here। मतलब यहाँ पे जस्ट यही बताना है कि जितना इनकम बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का रेट भी बढ़ता जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन हियर? समझ में आ रहा है आपको ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है करके? यस और Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. हाँ, नाउ द नेक्स्ट वन इज, Yes, ma'am. so now we are talking about the sixth slide। okay, autonomous investment। ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंट फंड, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है करके, दैट इज ऑटोनॉमस हियर। ओके, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड इज दस इनकम इन इलास्टिक। मैंने आपको इंड्यूस में क्या कहा था और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहा था कि इन्वेस्टमेंट हमेशा इनकम के ऊपर डिपेंड रहता है, देयरफॉर इट इज इनकम इलास्टिक। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इट इज टोटली इनकम इलास्टिक। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, सो इट विल बी इनकम इन इलास्टिक, मतलब इनकम के वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि फिर क्या चीज़ है कि जो इन्वेस्टमेंट, क्या चीज़ों को देख के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द exogenous फैक्टर्स लाइक इनोवेशन, invention, growth of population and the labor forces, researches, social and the legal institution, weather changes, war, revolution, etc. But it is not influenced by changes in demand. Rather, it influences the demand. ये सब वजह से actually demand change होता है। Investment in economic and social overheads, whether made by the government or the private enterprises, is autonomous।
Such investment include expenditure on building, dams, roads, canals, schools, hospitals, etc. Since investment on this project is generally associated with the public policy, autonomous investment is regarded as public investment. In the long run, private investment of all types may be autonomous because it is influenced by the exogenous factor. देखो मतलब उन्होंने क्या कहा है कि कभी कभार हमारे पास पैसा भी नहीं रहता है, बट स्टिल वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज वो ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ कि अगर मुझे कोई मतलब मैं घर में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ कि मुझे घर खरीदना ही चाहिए कैसे भी करके, बिकॉज मुझे किधर भी घर रहने के लिए नहीं मिल रहा है, मेरे फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं करके, और मुझे घर चाहिए चाहिए किसी भी हालत में। तो मैं लेकिन मेरे पास उतना पैसा है नहीं, उतना मेरा इनकम है नहीं, तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे उधारी लेके, ठीक है, उधारी से किसी से पैसा लेके मैं वो घर खरीदना चाहूंगी या फिर रेंट से रहना चाहूंगी। तो ये सब क्या हो गया, वहां पे तो मेरा इनकम भी नहीं है लेकिन जरूरत है करके मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, जरूरत है करके मैंने वहां पे पैसा एक्सपेंडिचर किया। ओके, सो फॉर दैट रीजन व्हेन इट इज अ नीड ऑफ द इकोनॉमी और उसके लिए हम लोग को पैसा खर्च करना पड़ता है कुछ नया कैपिटल लाने के लिए, देन वी आर सेइंग इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और जनरली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज बीन डन बाय द गवर्नमेंट ओनली। क्यों गवर्नमेंट करता है? बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कुछ उसका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहता है, देयर मेन मोटिव इज टू हैव द पब्लिक वेलफेयर। तो अगर वो लोग हॉस्पिटल क्रिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्रिएट कर रहे हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑल दिस काइंड ऑफ operations or whatever facility they are giving us, medicine and all, they are at very free of cost, ठीक है। तो वहां पे उनको तो खर्चा करना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, लेकिन उससे उनको क्या फायदा? उनको यही फायदा होता है कि उनके उनका जो उनकी जो इकोनॉमी की पब्लिक है, देयर हेल्थ विल बी प्रॉपर वन। ओके, तो वहां पे वो जरूरत है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन के लिए दे आर बिहाइंड की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करना चाहिए। क्यों प्रोवाइड करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में? वहां पे कितना पैसा खर्च होगा गवर्नमेंट का वो वैक्सीन खरीदने के लिए, उसको बनाने के लिए, बट स्टिल वाई दे आर गिविंग इट टू द पब्लिक एट फ्री ऑफ कॉस्ट? अभी तक तो देना स्टार्ट भी नहीं किया फ्री ऑफ कॉस्ट में। आर यू गेटिंग इट? कहाँ पे मिल रहा है क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में? यस, व्हाट यू ऑल से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वगैरह फ्री में मिल रहा है वैक्सीन? इज इट लाइक दैट? यस स्टूडेंट, Yes, ma'am. टोटली फ्री में, जस्ट आप लोग को नंबर लगाना पड़ता है, दैट्स इट ना। Yes, ma'am. हाँ ओके। सो यहाँ पे जितना मुझे पता है लाइक कोविशील्ड के लिए ऑलमोस्ट दे आर चार्जिंग 800 to 900 ऐसा कुछ चार्जेस है उसका। लेकिन बहुत सारे Yes. लोगों को आप देखिए नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम लोग लाइन लगा के ले रहे हैं नंबर आने के बाद में, देन दे आर प्रोवाइडिंग इट एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे आर गिविंग इट एट 900 1000 रुपीज में दे रहे हैं, और वही चीज़ गवर्नमेंट के थ्रू हम लोगों को वो कम पैसे में मिल रहा, मतलब पैसे ही नहीं देने पड़ रहे। सो व्हाट इज दैट? वहाँ पे क्या गवर्नमेंट को फ्री में मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, गवर्नमेंट को भी खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन ये जरूरत है, लोगों के ऊपर उतना पैसा खर्च करना चाहिए करके, सो दैट लोगों का हेल्थ रिटेन रहेगा, सो दैट वी कैन से दिस इज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। So whenever we are doing the autonomous investment, so this is not induced by the income, this will be induced by the need of the current situation, जो अभी का सिचुएशन का जरूरत है, जो बाहर मतलब सोशल ओवरहेड्स के वजह से एक्सोजिनस फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी उसने या उन्होंने यही डायग्राम के फॉर्म में बताया है। डायग्रामेटिकली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज शोन एज अ कर्व which are parallel to the horizontal axis, that is I1I or we can say the I2I, ठीक है। so figure 2 indicates that or at all levels of income the amount of investment OY1 remains constant, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा इनकम कितना भी बढ़ने दो, बट स्टिल भले तुम्हारा इनकम बढ़ने दो या फिर कम होने दो, बट योर इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट ईयर, वो आपको करना ही पड़ेगा। द upward shift of the curve I2 I1 indicates an increased steady flow of investment at a constant rate OY2 at various levels of income। मतलब यहाँ पे बता रहे कि भले तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है कम हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिपेंड अपॉन योर सोशल ओवरहेड मतलब एक्सोजेनियस फैक्टर, शायद से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लेवल भी वहाँ पे
बढ़ता रहेगा। सो जैसे कि अभी पहले OY1 था, उसके बाद में OI2 हो चुका है। सो दिस इंडिकेट्स कि शायद वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गया है इन्वेस्टमेंट करने का करके योर इन्वेस्टमेंट कर्व हैज़ बीन शिफ्टेड अपवर्ड। ओके, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स इट शोड लेस देन 5 मिनट है, फटाफट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन ठीक है इससे पहले आप लोग मुझे बताओ, आपको ये दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ में आ गए, व्हाट इज इंड्यूस एंड व्हाट इज ऑटोनॉमस? समझा स्टूडेंट आपको ये? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट Yes, ऑफ ma'am. द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू कैपिटल असेट डिपेंड ऑन whether the expected rate of return on the new investment is equal to or greater or less than the rate of interest to be paid on the fund needed to purchase this asset। जैसे मैंने आपको कहा है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पे उन्होंने और एक फैक्टर बताया कि जिसके वजह से हम लोग जो भी कैपिटल असेट खरीदना चाहते हैं, कुछ नया कैपिटल लेना चाहते हैं या फिर कुछ रियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। मतलब तुम लोग पैसा वहाँ पे खर्चा कर रहे हो, और जैसे मैंने आपको बोला कि व्हाट वी कैन से हाउसिंग के लिए, यस वी कैन टॉक अबाउट द हाउस ओनली। अगर मैंने घर खरीदा है और मेरा मंथली EMI जा रहा है ऑलमोस्ट 20,000 का, लेकिन उसके वो घर खरीदने के बाद मतलब वो घर से और वो 20,000 का मेरा EMI जाएगा ऑलमोस्ट 15 साल तक सपोज, और लेकिन मुझे उस घर से रेंट मिल रहा है ओनली 5,000। तो यहाँ पे मेरा जो कैपिटल असेट का जो मेरा वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है या गलत है, मैंने वो बराबर डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। मतलब मेरा EMI तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन मुझे उससे जो रिटर्न मिल रहा है इट इज़ ओनली 5,000 मंथली। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा नुकसान में हूँ, बिकॉज वहाँ Wrong decision. हाँ, लेकिन यहाँ पे लॉस में कैसे बोल सकती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे 15 साल तक वो 5,000 ही रहे ना, उस घर का कुछ वैल्यू ना बढ़े, तभी वो लॉस में रहेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी इन अ लॉस। हाँ, प्रॉपर्टी में नहीं, कभी लॉस नहीं रहता। प्रॉपर्टी तुम लोग आज 20 लाख में खरीदो, 5 साल के बाद वही सेम प्रॉपर्टी आपका 30 लाख में या फिर 25 लाख में चला जाता है। सो दैट वे प्रॉपर्टी रेट्स आर ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो आई थिंक दैट कुड नॉट बी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से वहाँ पे उतना अफेक्ट हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा चीज़ है कि जिसकी वजह से भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने में सोचते हैं कि हम लोग बराबर कैपिटल असेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं करके। And then in reality there are three factors that are taken into consideration while making any investment decision। they are the cost of capital asset, खर्चा कितना होता है, कितना हमें expected rate of return मिलेगा उसके थ्रू, and how much will be the market rate of interest। तो ये तीनों को मिला के केन्स ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न expected from an additional unit of a capital asset over its cost। क्या समझा आपको? केन्स ने 3 फैक्टर बताए हैं। एक तो रहता है कि कैपिटल असेट का कॉस्ट कितना है जब हम लोग उसको खरीदते हैं, वो हमें उससे कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में और लाइफ टाइम तक, एंड देन अगेन उसका कितना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तीनों फैक्टर्स के ऊपर अपना कैपिटल खरीदने का डिसीजन होता है। ओके, तो ये तीनों को समअप करके केन्स ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल असेट ओवर इट्स कॉस्ट। मतलब जो हम लोगों ने खर्चा किया है एक नया कैपिटल खरीदने के लिए, उससे हमें कितना मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। सो इन द वर्ड्स ऑफ कुरिहरा, इट इज अ रेशियो बिटवीन prospective yield to additional capital good and their supply price। The prospective yield is the aggregate net return from an asset during its lifetime। मतलब पूरा एग्रीगेटली हम लोग देखेंगे कि पूरा लाइफ टाइम तक मुझे कितना इससे रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी के लिए कि भले प्रॉपर्टी का रेंट कम रहने दो जो आपका EMI उसके अकॉर्डिंग, लेकिन लाइफ टाइम में जितना आप लोगों ने रेंट लिया है, जितना आप लोगों ने EMI पे किया टोटली, उसको अगर टोटल मिला के आप उसको सेल करोगे प्रॉपर्टी को, तो आपको उससे ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। ओके, so this is what they are explaining here, prospective yield। then if the supply price of a capital asset is rupees 20,000, आप लोगों ने 20,000 में उसको खरीदा, and its annual yield is 2,000, और एनुअली आप उसके ऊपर 2,000 तक का अर्निंग कर रहे हो। the marginal efficiency of capital asset is 2,000 divided by 20,000
then again into 100, so that will be the 10%. Thus, the marginal efficiency of capital is a percentage of profit expected from a given investment on a capital asset. मतलब यहाँ पे तुम लोग को बस ये ध्यान में देना है कि कितना रिटर्न मिलता है हम लोगों को पूरे लाइफ टाइम के लिए. अगर रिटर्न अपना ज़्यादा है, then there is it will be the good decision to do the investment in such kind of a capital. लास्ट में थोड़ा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फास्ट हो गया, लेकिन फिर भी समझ में आ गया ना वो क्या इंडिकेट कर रहा है करके. यस और नो स्टूडेंट? Yes. Yes, ma'am. Okay, then Kajal, have you taken the attendance screenshot? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am.